देखिए कितनी भैंस पड़ी थी पहले, अब देखिए कैसी हो गई हैं, बिल्कुल एकदम बियर लैम्बर्ट लॉ की वजह से। देखिए इनको तो पहचान ही रहे होंगे। ये देखिए कितनी एकदम जैसे लग रहा है बस अभी फटने ही वाली हैं। इनको आप ध्यान से देखेंगे, ये देखिए ये क्या दिखाई दे रहा है। इसमें आप देखेंगे, ये देखिए कि हुआ क्या है। ये ट्रिक समझिए कैसे आप इसको यार के अंदर मेरे को एक बार नहाए और इतनी पतली होकर के निकली। वैसे ही आप देखेंगे हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओसीसी बाय विपुल सर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट नंबर 39 में 38 पार्ट तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 39 में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जिसका नाम है बियर लैम्बर्ट लॉ। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बियर लैम्बर्ट लॉ को एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक के साथ समझने वाले हैं, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए कॉपी कलम लेकर के नोट करने के लिए और ठीक तरीके से समझने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बियर लैम्बर्ट लॉ की अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट भी आप लोगों की तरफ से आई हुई थी कि सर बियर लैम्बर्ट लॉ को करवा दीजिए। कई दिनों से आ रही थी, तो मुझे लगा चलिए पहले इसे ही करवा देते हैं, फिर किसी दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए जैसा कि हम लोग बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि किस चैप्टर से आपका क्वेश्चन बिलोंग करता है। जो क्वेश्चन जो टॉपिक आपसे पूछा जा रहा है वो किस चैप्टर से एक्चुअल में बिलोंग करता है, किस चैप्टर से आता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर मैं बीएससी सेकेंड ईयर की बात करूं तो बीएससी सेकेंड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बीएससी सेकेंड ईयर में जो आपका केमिस्ट्री का सेकेंड पेपर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट का बिल्कुल पहला ही टॉपिक, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आप देख पा रहे होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ये पूरे टॉपिक का आपके नाम है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के अंदर हम लोग जनरली पढ़ते हैं यूवी स्पेक्ट्रा को। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट जिसको लोग बोलते हैं, तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन या अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रा या अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी को जनरली हम लोग पढ़ते हैं। और इसी के अंदर एब्जॉर्प्शन से ही संबंधित कि यूवी यानी कि अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती हैं, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है या फिर जो स्पेक्ट्रा होती है, यूवी स्पेक्ट्रा जो होती है, उसे किस तरीके से एब्जॉर्ब किया जाए। तो एब्जॉर्प्शन लॉ के ऊपर ही जनरली बेस्ड होता है आपका बियर लैम्बर्ट्स लॉ। आप साफ साफ यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है बियर लैम्बर्ट्स लॉ, आगे लिखा हुआ है एब्जॉर्प्शन लॉज। यहाँ पे देखेंगे तो एब्जॉर्प्शन लॉज लिखा हुआ है और आगे लिखा हुआ है बियर लैम्बर्ट लॉ। इसका मतलब है कि बियर लैम्बर्ट ने क्या दिया है, तो बियर लैम्बर्ट ने जनरली कुछ नहीं, एब्जॉर्प्शन लॉ ही दिया है कि किस तरीके से जो रेडिएशंस होती हैं, जो स्पेक्ट्रा होती हैं, वो एब्जॉर्ब किस तरीके से होती हैं। इसी पर जनरली पूरी तरह से बेस्ड है बियर लैम्बर्ट लॉ। तो अगर आपको सिर्फ इतना याद है, ये पूरा चैप्टर अगर आपको सिर्फ इतना से याद है कि बियर लैम्बर्ट लॉ कहाँ का है, किस परिवार का है, किस खानदान का है, अगर इतना आपको याद है तो आप कुछ ना कुछ बेहतर तो लिख करके आ ही पाएंगे, कम से कम उन स्टूडेंट से जिन स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता कि किस चैप्टर से बिलोंग करता है, उनसे तो आप बहुत ही बेहतर लिख करके आएंगे। जो भी लिखेंगे, नहीं भी याद है तब भी जो भी लिखेंगे वो बहुत ही बेहतर आंसर होगा एटलीस्ट उन स्टूडेंट्स से, और आपको ऑब्वियसली बात है तब नंबर भी उनसे ज़्यादा ही मिलेगा और आपका परसेंटेज भी उनसे ज़्यादा ही रहेगा। ठीक है, इतना बस आपको याद होना चाहिए कि बियर लैम्बर्ट्स लॉ क्या है। तो बियर लैम्बर्ट ने एब्जॉर्प्शन लॉज दिए हुए हैं, स्पेक्ट्रा को एब्जॉर्ब करने के कुछ नियम दिए हुए हैं, और ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का टॉपिक है। ये ध्यान रखिएगा, इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूवी स्पेक्ट्रा का जनरली टॉपिक है। यूनिट फर्स्ट से आपका ये बिलोंग करता है। जब आपको पढ़ाया गया होगा या पढ़े होंगे आप लोग कॉलेज में, तो आपको पता चला होगा यूनिट फर्स्ट में ही ये रहा होगा। ठीक है, ये देखेंगे आप, ये है, और इसके बाद आप तुरंत देखेंगे यूनिट सेकंड यहाँ से शुरू हो जाती है। तो वो सब हम लोग नहीं देखते हैं, बस जो हम लोग का काम है यहाँ पर है। तो बियर लैम्बर्ट को हमने समझ लिया कि किस टॉपिक से, किस चैप्टर से आपका बिलोंग करता है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी से बिलोंग करता है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ेंगे तो अब हम लोग जनरली बात करते हैं, चैप्टर की बात हो गई यहाँ पर हम लोग चैप्टर को समझ लिए कि किस चैप्टर से जनरली बिलोंग करता है। ये था आपका चैप्टर, ठीक है, जिसको मैं चैप्टर नाम देता हूँ जनरली, या टॉपिक भी नाम दे सकते हैं, या जो भी आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं। तो चैप्टर वाला बिल्कुल मैटर क्लियर हो गया है। अब आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो बात करेंगे क्वेश्चंस के, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2019 का पेपर आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये 2019 का है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस किस तरीके से आपसे पूछे गए हैं जनरली आपके एग्जाम में। तो ये VBSPU के अकॉर्डिंग है, जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं हमेशा VBSPU का ही डेटा देता हूँ।
तो बाकी अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से हैं तो घबराएं ना, अपनी यूनिवर्सिटी में जाकर के अपने प्रीवियस ईयर को देख लें कि किस तरीके से क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर कुछ डिफरेंट आता है तो आप लोग मुझे इन्फॉर्म करें, मैं उन पर भी वीडियोज़ बना दूंगा। हालांकि मैं जो टॉपिक उठाता हूँ तो उससे रिलेटेड सारी बातें मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ताकि अगर कुछ अलग से भी पूछा जा रहा हो तो बड़े आराम से कवर इसी में हो जाए। तो ये मैं VBSPU का डेटा दे करके आपको मैं बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये 9 वाला क्वेश्चन नंबर 9, और ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। और आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 वाला अगर आप देखेंगे शॉर्ट में बिल्कुल पूछा हुआ है, सेक्शन ए में पूछा हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे सेक्शन बी यहाँ से शुरू हो रहा है, तो सेक्शन ए में बस इतना सा आपसे पूछ लिया है, राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर बियर लैम्बर्ट लॉ, यानी कि बियर लैम्बर्ट लॉ या बियर लैम्बर्ट ने जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यानी जो उनका फॉर्मूला जनरली है, जो उनका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट जो उनके फॉर्मूला बनाया गया है, उस फॉर्मूले को, उस एक्सप्रेशन को, उस इक्वेशन को आप बस यहाँ पर लिख दीजिए, 1 नंबर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इक्वेशन लिखने का मतलब इक्वेशन को आप लिखेंगे और उसमें बता देंगे कि ये फलाने ये हैं, ये फलाने हैं, ये ढकाने हैं, ऐसे ऐसे करके उनमें जितनी बातें होती हैं आप बताते हैं ना, जहाँ वेयर करके कि वेयर L इक्वल टू ये, L नॉट इक्वल टू ये, इस तरीके से करके आप पूरा उनका नाम पता और बता देंगे। बताने के बाद बड़े आराम से आपको 1 नंबर मिल जाएगा शॉर्ट में। इतना बस इतना सा आपसे पूछा गया। ये 2019 की बात है। अगर मैं बात करूँ इसके सॉरी हाँ ये आपका 2019 है, और सॉरी ये 2013 है, सॉरी ये 2019 का पेपर नहीं, 2013 का पेपर है। 2019 की अगर मैं बात करूँ तो 2019 में जो आपसे पूछा गया है तो वो बियर लैम्बर्ट्स लॉ को राइट करने के लिए सेक्शन बी में आपसे पूछ लिया गया है, यानी कि 5 नंबर में आपसे पूछ लिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा कि 2 ही तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। या तो आपसे पूछा जाएगा कि इसके एक्सप्रेशन को लिख दीजिए, तो शॉर्ट में आपसे क्वेश्चन बनाया जाएगा, जैसा कि यहाँ पर 2013 में बनाया गया। सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं 2019 बोल दिया हूँ, कोई बात नहीं, आप लोग इसमें सुधार कर लीजिएगा। मैंने वहाँ पर लिखा है, बस 2 ही बार पूछा भी है। मैं 2009 से लेकर के, ध्यान दीजिएगा, 2009 से लेकर के 2020 तक का पूरा मैं एक एक क्वेश्चन देखा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। मात्र 2 बार मुझको दिखाई दिया है। एक बार 2013 में 1 नंबर में पूछा, और एक बार 2019 में बी वाले सेक्शन में आपसे पूछा, 5 नंबर में पूछा। ठीक है, तो एक बार ए वाले सेक्शन में पूछा, एक बार बी वाले सेक्शन, मात्र 2 ही बार पूछा है। अब आगे कितनी बार पूछेगा, कैसे पूछेगा, वो आप लोग जब पेपर देंगे तो खुद ही पता चलेगा, और आगे आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, तो ये इसका जनरली रहा है पैटर्न पूछने का। तो 2019 का आपने समझ लिया कि अगर पूछेगा तो इसको लिखने के लिए बस आपसे पूछेगा कि बियर लैम्बर्ट लॉ क्या होता है, इसको लिख दीजिए। अगर इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपकी यूनिवर्सिटी में, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से हैं, तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पर, मेरा नंबर आप लोग जानते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर मुझे व्हाट्सएप करके बताएं कि सर ये भी करवा दीजिए, तो मैं वो भी करवा दूँगा। ठीक है, तो इतनी बातें आज हम लोग इसमें जनरली पढ़ेंगे। क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन किस तरीके के आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर होगी कि हमको क्या पढ़ना है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए, आपने नाम ही सुना कि बियर लैम्बर्ट लॉ। इस लॉ का नाम क्या है? बियर लैम्बर्ट लॉ। तो एक लड़के ने दिमाग लगाया, जब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया उससे कि बियर लैम्बर्ट लॉ को लिखिए, लिखा है राइट द बियर लैम्बर्ट लॉ एंड डिफाइन ऑल क्वांटिटीज़। ठीक है, ये इससे क्वेश्चन पूछा गया कि बियर लैम्बर्ट लॉ को जनरली लिख दीजिए और उसके एक्सप्रेशन को लिख दीजिए, ऐसे उससे क्वेश्चन पूछा गया। अब उसको आ रहा नहीं था, ना ही उसको ये पता था कि किस चैप्टर का ये जनरली है, बियर लैम्बर्ट लॉ किस चैप्टर से बिलोंग करता है। अब उसको ये भी नहीं पता था, इसलिए मैं आपको हमेशा ये ज़रूर बताता हूँ किस चैप्टर से बिलोंग करता है, जो अभी मेरे नए वीडियोज आ रहे हैं। पुरानी वीडियोज में शायद मैं नहीं बताया हूँगा, ये नया पैटर्न मैंने लॉन्च किया है। तो उसको कुछ नहीं पता था। अब वो क्या अब दिमाग लगाया कि क्या लिखें, अब बिना छोड़ करके तो आ नहीं सकता है ना, कुछ ना कुछ तो उसको लिखना पड़ेगा। और वो ये भी जानता है कि अगर कुछ ना कुछ लिख देंगे तो नंबर मिल जाएगा। अब वो अपना दिमाग लगाया, उसका समझे 100 IQ वाले जो होते हैं ना, ऐसे ही दिमाग लगाते हैं, 100 IQ वाले, यानी IQ जिनका थोड़ा सा कम है। तो उसने दिमाग लगाया, सोचा कि यहाँ पे लिखा है बियर, तो वो सोचा पीने वाला बियर है ना, वो सोचा पीने वाला बियर है। वो बना दिया एक ठो लैम्बर्ट, इनको बना दिया है ना, लैम्बर्ट इनको बना दिया, एक ठो लड़का बना दिया, और उसको बना दिया लैम्बर्ट। और लैम्बर्ट क्या पी रहे हैं? बियर पी रहे हैं। लैम्बर्ट क्या पी रहे हैं? बियर। और बियर को बना दिया यहाँ पे एक गिलास बना करके उस पर लिख दिया बियर। तो लैम्बर्ट क्या पी रहे हैं? बियर पी रहे हैं। और बियर पीने के बाद क्या करेंगे? इक्वल टू लगा के लिख दिया, यहाँ पे आराम से रोड पे गिर गए और सो गए, है ना। जेड जेड बना दिया, यानी कि रोड पर गिर करके क्या हो गए? सो गए। तो बहुत बढ़िया दिमाग लगाया, और जब ये पहुंचा एग्जामिनर के सामने तो उसने लिख दिया रॉन्ग बियर लॉ, है ना। यानी देखिए बियर लैम्बर्ट लॉ को ही हम लोग बियर लॉ भी बोलते हैं, सिर्फ बियर लॉ भी बोलते हैं। तो उसने लिख दिया रॉन्ग बियर लॉ, और इसको दे दिया -10 नंबर। 10 नंबर का क्वेश्चन था, -10 नंबर उसको मिल गया। तो ऐसे आप लोग मत करिएगा, जितनी बातें मैं बताता हूँ कम से कम उतना बेसिक इसका याद करके जाइएगा, किस चैप्टर से बिलोंग करता है और ये
कहाँ का है, इसके खानदान के बारे में अगर आपको पता रहेगा तो आप कुछ ना कुछ तो लिख के आ ही जाएंगे, और जो भी लिखेंगे वो थोड़ा एज कंपेरिजन सॉलिड ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा काम आप लोग मत करिएगा। यहाँ पे देखिए ये भी लिखा है फेल हो गया बेचारा, है ना। तो आपको फेल नहीं होना, आपको पास होना, क्योंकि आप यहाँ से पढ़ रहे हैं। चलिए अब समझते हैं कि जैसे आपसे पूछा गया था कि बियर्स लॉ क्या है और लैम्बर्ट्स लॉ क्या है। तो बियर्स लॉ और लैम्बर्ट्स लॉ को आप देखेंगे अलग से आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी कि राइट बियर्स लॉ अलग से और राइट लैम्बर्ट्स लॉ अलग से अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप कैसे लिखेंगे। बहुत ही छोटा छोटा इनका लॉ है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं। जब भी पूछा जाएगा ना एक नंबर पूछा जाएगा, या फिर दोनों को एक साथ मिला करके पूछा जाएगा। अभी मैं लॉन्ग वाला सिस्टम भी बता रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अभी हम लोग बस एक लाइन में समझते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, बियर्स लॉ में क्या डिफरेंस है और लैम्बर्ट्स लॉ में क्या डिफरेंस है जनरली, है ना, दोनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले समझते हैं बियर्स लॉ। देखिए बियर्स ने क्या बताया, तो बियर्स का अगर सबसे पहले पूरा नाम जानने की कोशिश करें तो उनका नाम है अगस्त। अगस्त वाला जो आपका महीना है, अगस्त में पैदा हुए थे तो इनका नाम ही अगस्त लिख दिया गया है ना। अगस्त बियर, इनका जो पूरा नाम है वो है अगस्त बियर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इनका जो पूरा नाम क्या है, अगस्त बियर। इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने बस इतना सा बताया कि द स्टेटेड दैट कॉन्सेंट्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। बस ये बीच वाली लाइन आप लोग दिमाग में घुसा लीजिए, बस एक लाइन में याद कर लीजिए कि कॉन्सेंट्रेशन एंड एब्जॉर्बेंस, या इसको एब्जॉर्प्शन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर एब्जॉर्बेंस बोल लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अभी मैं बताऊँगा एब्जॉर्बेंस का मतलब क्या है। दोनों क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक दूसरे की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। एब्जॉर्बेंस को अगर आप कैपिटल ए मान लें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर सी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये बात क्लियर हुई। उन्होंने सिर्फ क्या बताया, अभी मैं बता रहा हूँ किसका कॉन्सेंट्रेशन। बस अभी इतना समझिए कि जो एब्जॉर्बेंस होगा वो कॉन्सेंट्रेशन के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये किसने बताया, बियर्स ने बताया। अभी किसकी बात कर रहे हैं, तो अब आप खुद दिमाग लगा लीजिए कि यहाँ पर किसके कॉन्सेंट्रेशन की बात होनी चाहिए और किसके एब्जॉर्बेंस की बात होनी चाहिए। तो अभी जस्ट मैंने देखिए कितना ज़बरदस्त रूल होता है कि बस आप इतना जानते रहें कि जो आपका टॉपिक है वो किस चैप्टर से बिलोंग कर रहा है। अगर आप इतना जानते हैं तो आप बहुत कुछ जान रहे हैं, समझिए बहुत कुछ आप जान रहे हैं। तो अब आपको एक यहाँ पे तुरंत आंसर मिल गया होगा कि पक्का स्पेक्ट्रोस्कोपी से बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब पक्का लाइट होगी या स्पेक्ट्रा होगा या रेज होगी, कुछ भी वहाँ पे लिख दीजिए, वो कुल मिला जुला करके लगभग यहाँ पे काम दे देगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि लाइट की या स्पेक्ट्रा की या रेज की बात कर रहे हैं, उसके कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं कि जो लाइट होगी या जो स्पेक्ट्रा होगा उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, कॉन्सेंट्रेशन में समझ रहे हैं ना, बहुत देखिए ये मैं यहाँ पे ढेर सारा यहाँ पे कर दे रहा हूँ, तो ये देखिए इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया। अगर मैं बस एक बार ऐसे लाइन खींच दिए सिर्फ, ये देखिए तो इसका क्या है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है जबकि इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कितना ज़्यादा अमाउंट में लाइट है, कि उसकी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है, कितना ज़्यादा गाढ़ा है, वही उसका कॉन्सेंट्रेशन हो गया लाइट का, ठीक है। तो ये लाइट की मैं जनरली बात कर लिया हूँ। तो यहाँ पे जैसी बात है, बियर्स ने किसके बारे में बताया होगा, लाइट के बारे में बताया होगा। तो लाइट का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो उसके एब्जॉर्बेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब ये हुआ, एब्जॉर्बेंस का मतलब है कि जितना अमाउंट एब्जॉर्ब कर लिया गया, है ना। लाइट को आप कहीं पर गुजारे, किसी के अंदर से, यहाँ पर किसी के अंदर से गुजारे, तो ये चीज़ ऐसी थी जो एब्जॉर्ब कर ली लाइट को कुछ अमाउंट में। यहाँ पर इतनी मोटी लाइट आप गुजारे और मोटी लाइट गुजारने के बाद कुछ अमाउंट में इसने एब्जॉर्ब कर लिया और थोड़े से अमाउंट में इसने यहाँ पे बाहर निकाला, ठीक है। ये इतना मोटा पूरा था, इतना मोटा, इसमें से इतना पतला सा आपका बाहर निकला है, इसका मतलब कुछ अमाउंट में यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया गया बीच में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एब्जॉर्ब कर लिया गया वो हो गया आपका एब्जॉर्बेंस, यानी कि एब्जॉर्बेंस मैटर है, यानी कि उतना एब्जॉर्ब कर लिया गया मैटर है। तो ये बोला जा रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा, यानी कि लाइट जितनी मोटी लाइट, जितनी ज़्यादा लाइट यहाँ से जाएगी उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर एब्जॉर्ब करी जाएगी, यानी कि एब्जॉर्बेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा। एब्जॉर्बेंस का मतलब एब्जॉर्ब की गई लाइट जो बीच में जितनी लुप्त हो जा रही है ना, उसी लाइट को बोला जा रहा है एब्जॉर्बेंस। ये जो बाहर निकल जा रही है इसको नहीं, ध्यान दीजिएगा, जो बाहर लाइट निकल जा रही है इसको एब्जॉर्बेंस नहीं बोलेंगे। यहाँ पर जो एब्जॉर्ब कर ली जा रही है, जो लाइट लुप्त हो जा रही है, बाहर निकल ही नहीं पा रही है, उसी में समा जा रही है ना, भूत की तरह से एकदम उसी को समवा ले रहा है अपने अंदर, तो समझ जाइए कि वही एब्जॉर्बेंस है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जाएगी, ऑब्वियस बात है, उतना ही तो ज़्यादा यहाँ पर एब्जॉर्बेंस होगा, उतना ही ज़्यादा तो एब्जॉर्ब किया जाएगा। अगर लाइट ही कम आप गुजारेंगे यहाँ से, आप मान लीजिए एकदम बिल्कुल कम लाइट ही गुजार रहे हैं, तो ये बताइए, मान लीजिए इतनी सी लाइट अगर आप यहाँ पे गुजार रहे हैं, तो ये बताइए कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब किया जाएगा क्या, जब लाइट ही कम है तो एब्जॉर्ब भी कम किया जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो एब्जॉर्बेंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये अगर आप उस टाइम रहे होते ना तो आप खुद ही ये थियरी बना लिए होते,
देखिए कितनी आसान सी थियरी है, ये आप खुद ही लॉजिक लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, बड़े आराम से निकल करके आ जा रहा है। पता आपको खुद ही पता चल जा रहा है कि भाई जितना ज़्यादा आप यहाँ से गुजारेंगे उतनी ज़्यादा तो यहाँ पे ऑब्जर्व करी जाएगी, तो ये आपके नाम से यहाँ पे भी लॉ हो गया होता। लेकिन अफसोस देखिए कि जितने भी आसान आसान लॉज हैं ये सब बना के बैठे हुए हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो बहुत ही आसान सा ये लॉ था कि कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो एब्जॉर्बेंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये जनरली बियर्स का लॉ है। अब देखिए लैम्बर्ट क्या बताते हैं। लैम्बर्ट बताते हैं, लैम्बर्ट का जो पूरा नाम है वो है जॉन हेनरिच लैम्बर्ट। उनका पूरा नाम क्या है? जॉन हेनरिच लैम्बर्ट। इनका जो पूरा नाम है वो है जॉन हेनरिच लैम्बर्ट। ठीक है, ये हो गई बात लैम्बर्ट की। मैं थोड़ा सा मिटा लेता हूँ, इसके बाद ये लीजिए। तो अब हम लोग बात करते हैं लैम्बर्ट लॉ की। तो इनका जो पूरा नाम हो गया जॉन हेनरिच लैम्बर्ट हो गया। ठीक है, जॉन हेनरिच लैम्बर्ट। अभी ये क्या बताते हैं, तो ये बस ये बता दिए कि ये जो एब्जॉर्बेंस है ना, जो अभी एब्जॉर्बेंस ये था आपका, यानी कि एब्जॉर्बेंस का मतलब मुझे नहीं लगता आपको बताना चाहिए, वो जो लाइट एब्जॉर्ब कर ली जा रही है उसे ही हम लोग बोलेंगे एब्जॉर्बेंस। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पाथ लेंथ के। किसके प्रोपोर्शनल होगा? पाथ लेंथ के। ये क्या बताया कि जो एब्जॉर्बेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन के, और ये क्या बताया कि जो एब्जॉर्बेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पाथ लेंथ के। किसकी पाथ लेंथ के? तो जितना मोटा यहाँ पर बीच में लगाया जाएगा है ना, इधर से जब हम लोग जो लाइटियाँ गुजार रहे थे वो लाइटियाँ कितने मोटे वाले से गुजर रही है ना, कितने मोटे यहाँ पर जो भी चीज़ रखी गई है वो कितनी मोटी है, कितनी मोटी चीज़ से गुजर रही है ना। बहुत ज़्यादा अगर यहाँ पे ऐसे मोटी चीज़ से गुजर रही है तो जैसी बात है यहाँ से यहाँ तक जाते जाते बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। अगर बहुत पतली चीज़ से गुजर रही है तो जैसी बात है बहुत ही कम यहाँ पर एब्जॉर्ब हो पाएगी। ठीक है, ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी। अगर मान लीजिए इतनी मोटी एकदम बिल्कुल रख दें, तब अब यहाँ से जो लाइट आएगी वो यहाँ से निकलते 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 पता चले यहीं पे बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो गई, यहाँ पे एकदम बिल्कुल पतली से निकली, है ना। जबकि अगर बहुत ही पतली सी चीज़ अगर आप लगाएंगे, जैसे मान लीजिए आप इतनी पतली सी चीज़ लगा करके यहाँ से गुजारते हैं इतनी मोटी लाइट, तो पता चला इतनी मोटी लाइट यहाँ से निकल जाएगी, यहाँ पर कम ही एब्जॉर्ब हो पाएगी। तो इन्होंने क्या बताया कि ये जो पाथ लेंथ है ना, जहाँ से गुजर रही है, जिस पाथ से गुजर रही है, जिस रास्ते से गुजर रही है, उसकी लंबाई कितनी है, ये जो यल मान लीजिए या कुछ भी यहाँ पे मान लीजिए, उसकी लंबाई कितनी है, पाथ लेंथ कितनी है, उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब ये होगा कि ये पाथ लेंथ जितनी ज़्यादा लंबी होगी एब्जॉर्बेंस भी उसका उतना ही ज़्यादा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि ये वाला बढ़ेगा तो ये वाला भी बढ़ेगा, पाथ लेंथ बढ़ेगा तो एब्जॉर्बेंस भी बढ़ेगा, एब्जॉर्बेंस बढ़ेगा तो पाथ लेंथ भी बढ़ेगा, एब्जॉर्बेंस घटेगा तो पाथ लेंथ भी घटेगी, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब तो यही होता है। तो अब दोनों लोगों में देखिए समानता क्या है, दोनों लॉज में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या समानता आ रही है। एब्जॉर्बेंस बिल्कुल एकदम कांस्टेंट है, ये बिल्कुल एकदम कांस्टेंट है, यहाँ पे प्रोपोर्शनल भी बिल्कुल एकदम कांस्टेंट है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोले हैं, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोले हैं। दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है कि ये बताए हैं कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जबकि ये बताया है कि यल के यानी कि पाथ की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर दोनों को आपस में से मिला दिया जाए तो क्या ऐसा नहीं बन सकता है कि ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू में यल? क्यों? दोनों बात तो ही होगी, ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे सी लिख दीजिए, फिर ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल लिख दीजिए, फिर दोनों को आप ये आपस में मिला दीजिए दोनों इक्वेशन को। जब दोनों इक्वेशन को आपस में मिलाएंगे तो इधर वाला बिल्कुल कॉमन है, ये इतना बिल्कुल कॉमन है। जब ये कॉमन है तो ये भी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए। तो इन दोनों को आपस में मिला करके यहाँ पे लिख देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? क्यों? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आराम से आपका ये बन जाएगा लॉ। तो इसीलिए बियर लैम्बर्ट लॉ दोनों को आपस में मिला दिया गया। दोनों लोग अलग अलग दिए थे शुरुआत में, लेकिन दोनों को फिर मिला करके एक ही बना दिया गया, क्योंकि दोनों में बहुत ही ज़्यादा सिमिलरिटीज़ थी। दोनों में एब्जॉर्बेंस बिल्कुल सिमिलर था, बस ये था कि वो कॉन्सेंट्रेशन पर बताए थे और इन्होंने पाथ की लंबाई पर बताया हुआ था लैम्बर्ट ने। क्लियर है मामला? तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि बियर्स लॉ क्या है और लैम्बर्ट्स लॉ क्या है, दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है एक्चुअल में, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपसे अलग अलग पूछा जाता है या जैसे भी पूछ लिया जाता है, बियर लैम्बर्ट्स लॉ पूछ लिया जाता है कुछ भी लिखने के लिए, सबसे पहले आप अपने आंसर की शुरुआत कहाँ से करेंगे? तो आप अपने आंसर की शुरुआत बिल्कुल यहीं से करेंगे। कहाँ से करेंगे? तो बिल्कुल यहीं से करेंगे। ये बात आप ज़रूर लिखेंगे अपने आंसर में, सबसे पहले कि बियर्स लॉ ये है और लैम्बर्ट्स लॉ ये है। फिर दोनों को मिला करके आप चाहें तो लिख सकते हैं। अभी मैं आपको आगे बता रहा हूँ दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा। ये देखिए, दोनों को अगर हम लोग मिला दें, दोनों लॉज को अगर हम लोग यहाँ पर मिला दें तो क्या होगा। दोनों लॉज को अगर हम लोग मिला दें तो क्या होगा। तो दोनों को मिला करके देखिए, जब आपसे दोनों को एक साथ मिला करके पूछेगा तो दोनों को एक साथ मिला करके कैसे लिखेंगे मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो लिखा है कि व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट, मैं बोल रहा था ना कि अगर आपको सिर्फ इतना सा पता है
कि बियर लैम्बर्ट किस जगह से आए हैं, कहाँ से निकल करके आए हैं, कहाँ पर पैदा हुए थे, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में पैदा हुए थे, तो आप तुरंत कुछ ना कुछ बता ले जाएंगे। तो इस देखिए यहाँ पे लिखा है मोनोक्रोमेटिक लाइट, तो जैसी बात है कि वो जिसके भी एब्जॉर्बेंस के बारे में बताएंगे वो स्पेक्ट्रोस्कोपी से आ रहे हैं, इसका मतलब है लाइट के बारे में या स्पेक्ट्रा के बारे में ही बताएंगे। ठीक है, तो देखिए लिखा है व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ इनिशियल इंटेंसिटी, यानी कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट इनिशियल इंटेंसिटी की है ना, यानी कि इनिशियल का मतलब शुरुआत में एकदम ऐसे खूब मोटी सी आ रही है। ठीक है, खूब मोटी सी आ रही है इनिशियल इंटेंसिटी की, टू पासेस थ्रू अ सॉल्यूशन। देखिए जो बीच में मैं ऐसे बना रहा था ना, वो क्या है, उसमें सॉल्यूशन भरा गया है, उसमें क्या भर दिया गया है, सॉल्यूशन भर दिया गया। पासेस थ्रू अ सॉल्यूशन लिखा है, इसका मतलब वो किसी सॉल्यूशन से पास करवाया जा रहा है इन अ ट्रांसपेरेंट वेसल। और वो जिसमें भरा गया है, ये जो बड़ा सा जो गिलास टाइप मैंने बनाया था, ये क्या होना चाहिए, ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, आर पार दिखाई देना चाहिए, है ना, ऐसे गिलास हो जो आर पार दिखाई दे, वैसा होना चाहिए, और इसमें सॉल्यूशन भरा होना चाहिए, और इधर से फिर गुजारनी चाहिए मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है बिल्कुल सीधी ऐसे चलने वाली, एक ही बीम में बिल्कुल आने वाली लाइट। ठीक है, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट यहाँ पर गुजारनी होगी। then some of the light लिखा है, some of the light is absorbed so that the intensity of the transmitted light लिखा है, अगर आप उसमें से गुजारेंगे तो कुछ लाइट क्या कर ली जाएगी, एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, so that the intensity of the transmitted light, ट्रांसमिटेड का मतलब है कि जो उसमें से ट्रांसमिट करी जाएगी लाइट, इज लेस देन आई नॉट। आई नॉट का मतलब है जो शुरुआत में आई थी। देखिए अब बीच में अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे बना दें और इधर से इतनी मोटी सी लाइट हम लोग लेकर के आ रहे हैं, तो इसको बोलेंगे इंसिडेंट लाइट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसिडेंट लाइट बोलेंगे, यानी कि जो इंसिडेंट करवाई जा रही है शुरुआत में, या फिर इसको बोलेंगे इनिशियल इंटेंसिटी की लाइट बोलेंगे। ये जब यहाँ से आ रही है तो कुछ लाइट यहाँ पर एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, सोख ली जाएगी, और फिर एक पतली सी लाइट यहाँ से निकाली जाएगी। तो ये जो लाइट निकल रही है ना, ये जो लाइट निकल रही है, इसी का नाम क्या होगा, इसी का नाम होगा, अब यहाँ पे क्या लिखा था, इसी का नाम होगा ट्रांसमिटेड लाइट। ये जो लिखा है ना यहाँ पे ट्रांसमिटेड लाइट, तो इसी का नाम होगा ट्रांसमिटेड लाइट। जो यहाँ से बाहर से यहाँ पर एब्जॉर्ब होने के बाद जो बाहर ऐसे निकल रही है, इसी लाइट का नाम होगा ट्रांसमिटेड लाइट। ये बात क्लियर हो गई, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि जब उसमें से हम लोग गुजारेंगे, पहली बात तो वाइट वेसल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने के बाद उसमें कोई एक सोल्यूशन भरा होना चाहिए। जब उस सोल्यूशन से हम लोग गुजारेंगे तो गुजारने के बाद जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी, यानी जो बाहर निकलने वाली लाइट होगी, वो लेस हो जाती है, कम हो जाती है, लेस देन आई नॉट। आई नॉट का मतलब होगा जो शुरू में जो इंटेंसिटी थी, यहाँ पर जब हम लोग गुजारेंगे तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी थी उसको बोलेंगे आई नॉट, यहाँ पर जीरो, नॉट का मतलब जीरो लगा करके। ठीक है, तो ये आई नॉट शुरुआत की थी, और यहाँ पर जो निकल रही है उसको हम लोग सिर्फ कैपिटल आई से डिनोट कर देंगे, तो ये आई हो जाएगी, मतलब इसकी इंटेंसिटी, और आई नॉट इसकी इंटेंसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये कहने का सेंस है कि शुरुआत की जो इंटेंसिटी थी उससे लेस हो जाती है, थोड़ी बहुत कम हो जाती है, इसका मतलब एब्जॉर्ब करी गई है। देर इज सम लॉस ऑफ लाइट इंटेंसिटी फ्रॉम स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल्स इन द सोल्यूशन एंड रिफ्लेक्शन एट द इंटरफेसेस, बट मेनली फ्रॉम एब्जॉर्प्शन ऑफ द सोल्यूशन। देखिए वही बात कहा जा रहा है कि ऐसा क्यों होता है, तो क्योंकि जब वो सोल्यूशन के अंदर से ऐसे जब लाइट गुजरती है तो सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं उनमें उनसे टकराने के बाद उसकी स्कैटरिंग होने लगती है, यानी कोई इधर उधर से छितराने लगते हैं पूरा, है ना, इधर उधर पूरा ऐसे छितराने लगते हैं। और जब छितराने लगेंगे तो जैसी बात है इधर उधर उसी में गुम हो जाएंगे, उसके पार्टिकल से टकरा करके, सोल्यूशन के पार्टिकल से टकरा करके इधर उधर एकदम खो जाएंगे। जब खो जाएंगे तो जैसी बात है जो निकलने वाली लाइट होगी वो कम ही निकल पाएगी, बाकी इसी में गुम हो जाएगी सोल्यूशन के अंदर। वो कोई भी सोल्यूशन हो, कोई एक पर्टिकुलर सोल्यूशन की बात यहाँ पे नहीं कही जा रही है, कोई भी सोल्यूशन उसके अंदर हो सकता है। ठीक है, एंड रिफ्लेक्शन, बस वही यही बात यहाँ पे पूरी की पूरी बताई गई है। आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड पॉइंट पे आप इसमें क्या लिख देंगे कि देयर रिलेशनशिप बिटवीन आई एंड आई नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ लेंथ। देखिए पहली ये जो बात लिखी गई है, जो पहला पॉइंट लिखा गया है, ये बियर्स के बारे में लिख दिया गया, कॉन्सेंट्रेशन के बारे में लिख दिया गया, और दूसरा देखिए लैम्बर्ट के बारे में दूसरा पॉइंट इसी में लिख दिया गया, तो दोनों मिलाकर के हो गया बियर लैम्बर्ट्स लॉ। सेम बात मैं अभी आपको आगे बता चुका हूँ। ये देखिए पाथ के बारे में है कि आई और आई नॉट की जो रिलेशनशिप होगी वो उसकी पाथ पर डिपेंड करेगी, पाथ लेंथ पर जनरली डिपेंड करेगी, जो अभी मैं आपको बताया हूँ। द एब्जॉर्बिंग मीडियम एल, एल का मतलब देखिए अभी जो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की जो वेसल है, वेसल की जो लंबाई है, इसे यहाँ पर मैं एल लिया हुआ था, स्मॉल एल, तो वही यहाँ पे मीडियम एल बोल रहा है। ठीक है, तो एल एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एब्जॉर्बिंग सोल्यूशन सी, ये जो इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा उसको सी माना है। द फैक्टर्स आर रिलेटेड इन द
लॉ ऑफ लैम्बर्ट एंड बियर, यानी कि ये सब आपस में रिलेट होकर के जो एक इक्वेशन बनाएंगे उसे ही बोला जाएगा बियर लैम्बर्ट लॉ। तो उम्मीद करते हैं दोनों पॉइंट आपको ठीक से क्लियर होगा। आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको एक साथ में पूछ लेगा बियर लैम्बर्ट्स लॉ क्या है, तो आप दोनों पॉइंट यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा, बिल्कुल आपका काम फिट है। लिखने के लिए पूछेगा तब। अब देखिए, अब समझते हैं सबसे पहले कि एक्सप्रेशन की जहाँ तक बात है, जो एक्सप्रेशन अभी आपसे पूछा हुआ था कि एक्सप्रेशन लिखिए, तो एक्सप्रेशन आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। जो आपसे एक्सप्रेशन अभी पूछा हुआ था, तो एक्सप्रेशन आप कैसे लिखेंगे। देखिए, ये जो ऊपर ये सब लिखा गया ना, ये सब बात मैं अभी आपको बताया, वही सारी बात लिखी गई है ऊपर ही जो लिखा गया है, ये सब जो लिखा गया है मैटर, ये सब ध्यान मत दीजिए। वही मोनोक्रोमेटिक 3-5 घुसाया जाता है सोल्यूशन में से, तो निकलता है तो पतला होकर के निकलता है, ये सारी बात यही सब लिखी गई है, ये सब मैं अभी आपको बता चुका हूँ। आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो फिगर टाइप का दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप फोकस करिए अपने दिमाग को। तो इसमें देखिए क्या चीज़ आपसे बताई गई है, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ये देखिए, मोटी सी लाइट जा रही है ना, ये जो मोटी सी लाइट, ये जो रेड कलर की है मोटी सी लाइट है, इसी को यहाँ पे बोला जा रहा है आई नॉट। जो शुरुआत में जा रही है उसको ना आई नॉट बोला जा रहा है। इसके बाद ये देखिए ट्रांसपेरेंट, एक यहाँ पर ऐसे वेसल लिया गया है, एक बर्तन लिया गया है जो ट्रांसपेरेंट हो, ताकि लाइट उसमें से आर पार आ जा सके। और ये देखिए थोड़ा थोड़ा, ये देखिए सोल्यूशन में से थोड़ा थोड़ा देखिए एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है। जब एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है तो जो बाहर लाइट निकल रही है, ये देखिए पतली सी होकर के यहाँ से निकल रही है कि नहीं, ऐसा आपको सामने बिल्कुल एकदम फिगर में दिखाई दे रहा है। तो इसे ही लेकर के एक बनाया गया इक्वेशन, और वो इक्वेशन मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। ई का मतलब यहाँ पे होगा एब्जॉर्बेंस, यानी जो यहाँ पर एब्जॉर्ब कर ली गई है लाइट। इसके बाद log 10 एल नॉट का मतलब आप समझी गए, ये शुरुआत वाली इंटेंसिटी, और एल सॉरी आई एल नहीं है, आई नॉट है, और ये आपका नीचे आई है, तो आई का मतलब बाद वाली इंटेंसिटी, यानी कि जो एमिट कर दी गई, जो ट्रांसमिट कर दी गई है वो वाली की इंटेंसिटी। आई यहाँ पे आई है, एल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आई नॉट अपान में आई, log 10 आई नॉट अपान में आई, यहाँ पर ये हो जाएगा, इसे हम लोग एब्जॉर्बेंस बोलेंगे, ठीक है। इक्वल टू में करके जो अभी यहाँ पे प्रोपोर्शनल लगा हुआ था, जब हम लोग प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो वहाँ पे लगा देंगे एफ साइन, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एफ साइलेन बोलते हैं, सॉरी मुझे भी याद नहीं आ रहा, एफ साइलेन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एफ साइलेन। तो एफ साइलेन लगा देंगे जब हम लोग यहाँ पे हटाएंगे प्रोपोर्शनल का, जब हम लोग साइन हटाएंगे, मुंह में फंस गया था, इसका नाम ही नहीं आ रहा था, तो एफ साइलेन, ठीक है, एफ साइलेन लगा देंगे वहाँ पर। और एफ साइलेन लगाने के बाद एल, ये देखिए एल लगाया गया है, तो एल का नाम क्या होगा, एल का नाम होगा वही लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ना, इसे ही हम लोग एल बोलेंगे, लंबाई बोलेंगे, एल लगा देंगे। और साथ में यहाँ पर सी लगा देंगे, सी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब है, सी का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि कितना इसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से आ रहा है। ये दोनों को मिला करके, बियर और लैम्बर्ट दोनों को मिला करके ये इक्वेशन जनरली आपके सामने बन करके आएगा, और यही इक्वेशन आपसे पूछा गया था। तो आप क्या करेंगे, यही सेम टू सेम फॉर्मूला लिख देंगे, मन करेगा तो फिगर भी बना दीजिएगा ये वाला, और फिगर बनाने के बाद यहाँ पर वेयर करके लिख दीजिएगा कि आई नॉट इज इंसिडेंट लाइट, यानी शुरू में जो इंसिडेंट करवाई जा रही है वो वाली लाइट, एंड आई जो है आपका कैपिटल आई जो है, कैपिटल आई इज ट्रांसमिटेड लाइट, यानी जो बाद में एब्जॉर्ब करने के बाद जो ट्रांसमिट करी जा रही है, जो निकाली जा रही है वो वाली लाइट। इसके बाद एप्सिलॉन जो है, एप्सिलॉन इज मोलर एक्सटिंक्शन, एप्सिलॉन क्या है, मोलर एक्सटिंक्शन कॉफिशिएंट। मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ, ये देखिए मोलर एक्सटेंशन कॉफिशिएंट है, ठीक है। थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, तो ये देखिए मोलर एक्सटेंशन क्या है, कॉफिशिएंट है एप्सिलॉन। और साथ में ई के बारे में मैंने पहले बता दिया है कि एब्जॉर्बेंस है, जो एब्जॉर्ब हुआ है। सी का मतलब कॉन्सेंट्रेशन, और एल का मतलब पाथ लेंथ। तो इतनी बात अगर आप लिख देंगे तो बड़े आराम से जो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन था वो क्लियर हो जाएगा, आपको नंबर आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई इसकी मोटी मोटी बातें, एक्सप्रेशन क्या है। अब आते हैं नेक्स्ट, ये देखिए ये भी वही चीज़ है जो अभी मैं आपको दिखा रहा था। ये देखिए पूरा एक वेसल रखा गया है, ट्रांसपेरेंट वेसल है, ये इसकी जो लेंथ है वो यल है। ये भी फिगर आप चाहें तो मेंशन कर सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, या फिर वाला जो भी मैंने फिगर दिखाया उसको भी आप बना सकते हैं। ये देखिए मोनोक्रोमेटिक लाइट है, और ये एब्जॉर्बिंग सोल्यूशन इसके अंदर यहाँ पे भर दिया गया है, और इसका कॉन्सेंट्रेशन सी है। ये इंसिडेंट बीम है, क्योंकि शुरुआत में जो डाली जाती है उसको इंसिडेंट बोलते हैं, और इसकी इंटेंसिटी आई नॉट यहाँ पे माना गया है। और बाहर जो निकल रही है उसको इमर्जिंग बीम भी बोल सकते हैं, या फिर अभी ट्रांसमिटेड बीम भी बोल सकते हैं, या ट्रांसमिटिंग लाइट बोल सकते हैं। इसकी इंटेंसिटी कैपिटल आई सिर्फ होगी। क्लियर है मामला। तो ये जनरली फिगर हो गया। इस फिगर को भी आप चाहें तो इसी फिगर को बना सकते हैं, या फिर जो फिगर आपका मन करे वो बना लीजिए। याद रखेंगे इसने किया क्या है ना, कि इसको होना था पहले इतनी मोटी थी, ये देखिए मोटी हो गई, मतलब भैंस हो गई थी खा खा के। अब ये क्या की कि इसको होना था पतला,
ठीक है। इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, और ये थी बिल्कुल एकदम पढ़ी लिखी, बीएससी सेकेंड ईयर पास करी हुई थी। अब इसको दिमाग में आया कि यार ये तो बियर लैम्बर्ट हम पढ़े हैं, बियर लैम्बर्ट में क्या था, एक तो इसे सोल्यूशन लेना था। ये देखिए ऐसे सोल्यूशन उन्होंने बताया था बियर लैम्बर्ट ने कि एक तो भैया सोल्यूशन ले लीजिए, और सोल्यूशन लेने के बाद आप उसी में कूद जाइए, है ना। उसी में एक लाइट को कुदवा दे रहे थे, एकदम डाल दे रहे थे, और लाइट बिल्कुल एकदम पतली होकर के एकदम आ रही थी। तो उसको लगा क्यों ना हम अगर इसमें से गुजरें इस सॉल्यूशन के अंदर से, तो हम भी तो पतले हो सकते हैं। तो इसने ट्राई किया, है ना। ये उस सॉल्यूशन के अंदर घुस गई। ये देखिए इतनी मोटी शुरू में थी, ये इतनी मोटी शुरू में थी, एकदम बिल्कुल खा के भैंस हुई थी, और उस लाइट में घुस गई, है ना, सॉरी उस सॉल्यूशन में घुस गई। जब सॉल्यूशन में घुस गई, जब निकली तो थोड़ी सी पतली हो गई। इसको एकदम मज़ा आ गया, क्या मज़ा आ रहा है एकदम बिल्कुल। दोबारा घुसी, जब दोबारा घुस के निकली तो ऐसी हो गई, फिर एक बार घुसी तो ऐसी हो गई, फिर एक बार घुसी ऐसी हो गई, फिर घुसी फिर घुसी फिर घुसी, घुसते घुसते एकदम एकदम सुकुट्टी होकर के निकली, एकदम पतली होकर के निकली, है ना, एकदम पतली आ गई पूरा, एकदम निकली, एकदम खुश हो गई। वाह, वेट लॉस का तो एकदम मज़ा ही आ गया। मतलब वेट लॉस अगर करना हो, अगर मोटापा घटाना हो, तो कुछ मत करिए, बियर लैम्बर्ट लॉ को पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद उनके सॉल्यूशन में जाकर के एकदम डुबकी लगा लीजिए, घुस जाइए, और जितना पतला होना उतनी बार घुसते जाइए, घुसते जाइए, घुसते जाइए, घुसते जाइए। जितनी बार घुसेंगे उतनी बार क्यों ये पतली क्यों हो रही है, क्योंकि अभी उन्होंने बताया हुआ था ना कि जब इस बियर ने बताया हुआ था कि जब इसमें से लाइट जाती है इतनी मोटी सी, तो जाने के बाद यहाँ पे एब्जॉर्ब कर ली जाती है। तो सोचा कि मेरा जो मोटापा है उसको भी एब्जॉर्ब कर लेगी, और एब्जॉर्ब करने के बाद मुझको थोड़ा सा पतला करके बाहर निकाल देगी। तो यही कॉन्सेप्ट उसने लगाया अपनी बॉडी के ऊपर। ये देखिए एकदम पूरा पतली होकर के बाहर आ गई। तो आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं। और ये देखिए इतनी भैंस शुरू में थी ये, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये देखिए इतनी मोटी बिल्कुल ही थी, इतनी मोटी, और आफ्टर इसके बाद देखिए कैसी हो गई, कितनी पतली हो गई। तो आप भी ट्राई एकदम बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए बिफोर लिखा है, पहले कैसी थी और बाद में कैसी हो गई। ये देखिए, ये भी आप देखिए, ये भी बहुत बढ़िया फिगर है। इस फिगर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा और मैं फिगर तो मैं आपको 2-3 बता चुका हूँ, कोई भी एक बना लीजिए। लेकिन ये फिगर मैं आपको ज़्यादा क्लियरिटी के साथ दिखाने के लिए बस रखा हुआ हूँ। बाकी मैं आपको जो पढ़ाना था वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। बस मैं यहाँ पे अब आपको थोड़ा और दिमाग में आपके क्लियर करने के लिए मैं कुछ फिगर्स यहाँ पे रखा हुआ हूँ। देखिए बियर्स लॉ में ये बियर लैम्बर्ट पूरा है, बियर लैम्बर्ट लॉ। इसमें ये देखिए यहाँ पे बी मान लिया है, एल को यहाँ पर बी मान लिया है। ये देखिए इसकी जो लेंथ है, और ये देखिए लाइट कितनी, देखिए गाढ़ी लाइट जा रही है ना। ये इसकी इंटेंसिटी देखिए, यहाँ पर इंटेंसिटी आप साफ साफ देख पाएंगे, जो मैं अभी इंटेंसिटी की बात कर रहा था। इंटेंसिटी देखिए, इंटेंसिटी का मतलब होता है बिल्कुल गाढ़ा। अब जब ये लाइट, ये देखिए लाल वाली यहाँ से इतनी गाढ़ी लाइट जा रही है, और सॉल्यूशन के अंदर जाने के बाद देखिए किस तरीके से एब्जॉर्ब करी जा रही है। साफ आपको दिखाई दे रहा है कैसे एब्जॉर्ब करी जा रही है। और जब बाहर निकल रही है तो कितनी धुंधली हो जा रही है, कितनी कम इंटेंसिटी की हो जा रही है, कितनी हल्की हो जा रही है ना। यानी कि इंटेंसिटी का मतलब गाढ़ापन। तो यहाँ पे देखिए गाढ़ापन ज़्यादा है, यहाँ पर गाढ़ापन कम है। ठीक है, तो इस फिगर से आपको बिल्कुल एकदम क्लियर कट दिखाई दिया होगा कि किस तरीके से चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं। इसी तरीके से वो भी मोटी इसमें घुस गई थी, और उसका जो मोटापा था थोड़ा सा इसमें एब्जॉर्ब कर लिया गया, और बाहर जब निकली एकदम लाइट होकर के निकली, यानी कि हल्की होकर के निकली। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, ये देखिए ये लोग भी एकदम बियर लैम्बर्ट लॉ खूब अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं, है ना। ये देखिए पहले कैसे भैंस लग रही थी एकदम बिल्कुल हमारी आलिया भट्ट। अब देखिए बियर लैम्बर्ट लॉ को फॉलो करी, सो ये देखिए एकदम रसगुल्ले की तरह से फूल गई हैं। अब देखिए कैसी हैं, आप खुद ही देख लीजिए, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इनको देखिए, आप पहचान ही नहीं पाएंगे क्या यही है भूमि पेडनेकर। ये है हमारी भूमि पेडनेकर जी, है ना। इनको अगर आप ध्यान से देखेंगे, है ना, एकदम सॉल्यूशन में घुस करके एकदम सारा मोटापा एकदम ख़त्म करवा ली। ये देखिए, और ये वीडियो भी जस्ट कल अपलोड कर दिया गया है, आप लोग जाकर के फटाफट पढ़ लीजिए। कोल्बे स्मिथ रिएक्शन बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक के साथ इसको भी पढ़ाया गया है। जो लोग नहीं पढ़े हैं फटाफट जाकर के पढ़ लें। और इसके बाद हिटॉर्फ ट्रांसपोर्ट नंबर और हिटॉर्फ लॉ, ये सारी बातें पढ़ा दी गई हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। आप जो लोग नहीं पढ़े जाकर के पढ़ लें। अब बारी है कमेंट की। कमेंट में वेरी नाइस मोहम्मद शमशाद खान, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, इन्होंने बहुत ही अच्छा कमेंट किया है। और एक बार फिर से वसुंधरा यादव जी, मज़ा ही आ गया आपका कमेंट पढ़ करके, थैंक यू सो मच सर। इस टाइम भी हम स्टूडेंट्स के लिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं, वंडरफुल। धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि इस टाइम बिल्कुल पढ़ाई पूरी तरह समझिए स्थगित है, कोई पढ़ ही नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग पढ़ रहे हैं कोरोना टाइम में, क्योंकि सारे एग्ज़ाम बिल्कुल टल गए हैं, किसी को पता ही नहीं कब एग्ज़ाम होगा, लेकिन फिर भी आप लोग लगातार पढ़ रहे हैं। इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग एनर्जी बिल्कुल बना के रखे हुए हैं। वेरी वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत